बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th फिजिक्स और न्यू बुक जिसका चैप्टर नंबर 3 है, और आज हम लेक्चर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा आज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी, ये हमारा टॉपिक है आज का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, पहले इस लॉ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कंजर्वेशन पे बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है कंजर्व से। ये किससे निकला वर्ड? कंजर्व से। कंजर्व करना क्या होता है? कंजर्व करना होता है किसी चीज को आप एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, किसी चीज को आप महफूज कर लेते हो, उसको कंजर्व करना बोलते हैं। तो यहां पर हम जो कंजर्व करने जा रहे हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, यानी मोमेंटम कंजर्व होने जा रहा है यहाँ पर। अब मोमेंटम पर हम पीछे बात कर चुके हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या था? मोमेंटम जो था वो प्रोडक्ट था मैस एंड वेलोसिटी का। यानी किसी भी बॉडी का कुछ ना कुछ मैस होता है, अगर वो कुछ वेलोसिटी भी ट्रेवल करता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम होता है। लेकिन आज हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। उससे भी पहले, स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें कर लेते हैं कि ये असल में आइसोलेटेड सिस्टम पर, ये मतलब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये अप्लाई होता है आइसोलेटेड सिस्टम पर। तो आइसोलेटेड सिस्टम से भी पहले हम बात कर लेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो चीजें मौजूद होती हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ objects is called a system। अब यहां हमने बात करनी है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? देखें, सिस्टम क्या है? मैंने आपको बताया कि द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमें किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो वहां मौजूद होंगी। सपोज मैं अभी काम करने जा रहा हूं, मेरे पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, बोर्ड मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है? ये सारा सिस्टम है। लेकिन अगर ये सारी चीजें जो है, इसको अगर मैं यूज कर रहा हूं अपने सारे काम के लिए, इसे कोई और डिस्टर्ब नहीं करता, यानी ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, यानी अलग थलग। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मतलब वही सारी कलेक्शन है चीजों की, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया है? आइसोलेट कर दिया है, जुदा कर दिया है। और भी चीजें मौजूद होंगी, लेकिन जो चीजें हमने अलहदा कर दी एक खास मकसद के लिए। जैसे इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास घरों में सेफ अलमारीज होती हैं, उसमें आप लोग कपड़े रखते हैं, ठीक है, चीजें रखते हैं बच्चों की। तो उसमें जब हम लोग सारी चीजें, मतलब घर की अगर उसमें सारी रख देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि भाई उसमें अगर आपने कपड़े रखे हैं। फिर ये भी है कि अगर घर में सारे फैमिली के कपड़े एक ही खाने में रख देंगे फिर भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप खाने जो है मुख्तस कर देते हैं, भाई ये खाना जो है इसका है, मतलब घर में बच्चों में से ये उसका है, ये मतलब फलां का है, तो वो हमने क्या कर दिया? उनकी चीजें आइसोलेट कर दी हैं, अलग-अलग उनको खाने दे दी। इसी तरह से जो सिस्टम जो है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, कि अब वो जो हमने अलग-अलग कर दिया, तो उसको ये नहीं होता कि मतलब दो बहनें हैं, उनके दोनों अलग-अलग हमने उनको खाने पोर्शन दे दिए, चीजें रखने के लिए या रूम दे दिया। अगर दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो आइसोलेट नहीं रहेगा, फिर झगड़ा होगा घर में डेफिनेटली। तो इसी तरह से अगर सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसको डिस्टर्ब नहीं करती, तो फिर ही वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यानी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसका, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, if no external force acts on any object of the system, if no external force acts on any object of the system, तो फिर हम उस सिस्टम को क्या नाम देंगे? इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
यानी जो सिस्टम है उसमें हमने आइसोलेट कर दिया, उसको अलग थलग कर दिया, ठीक है, उस पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, तो फिर वो हमारा सिस्टम जो है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ जो हमने प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो ये तभी अप्लाई होता है, सबसे पहले हम जो सिस्टम बनाएंगे वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा, और उस आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगी तो तब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो वैलिड होता है। तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिखें जी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on an isolated system, isolated system, and if no external force acts on an isolated system, तो then हम कह सकते हैं that the final फाइनल भी कह सकते हैं, टोटल भी, द फाइनल टोटल मोमेंटम, द फाइनल टोटल मोमेंटम इज इक्वल द initial total momentum of the system। यानी हमने क्या बोला कि अगर हमारा जो आइसोलेटेड, पहले तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए जो सेपरेट सिस्टम है, अब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वो अलग थलग रहे, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती, उस वक्त फिर जो हमारा फाइनल टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा हमारे इनिशियल टोटल मोमेंटम के। ठीक है जी, इसी पर हम बात करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं दो बॉल्स ले लेता हूं, मेरे पास दो बॉल हैं, एक बॉल का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है, एक दूसरा बॉल है उसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो v1 वेलोसिटी है अगर ये ग्रेटर होगी v2 से, v1 वेलोसिटी अगर ग्रेटर होगी v2 से, तो यकीनन आफ्टर सम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद ये जो m1 है ये इसके साथ कोलाइड होगा, टकराएगा, यानी m1 मास m2 के साथ टकराने के बाद फिर इनकी वेलोसिटीज में भी चेंज आ जाएगा। यानी अगर हम यहां से देखें तो फिर ये बॉल इससे टकराएगा, जो इसकी पहले वाली वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूं कि टोटल मोमेंटम जो है वो कोलिजन से पहले वो इसका क्या था, वो अगर हम लिखते हैं इस सिस्टम का, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मैं जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन वो क्या होगा। देखें मोमेंटम किसके इक्वल होता है, बाय डिफॉल्ट हमने पीछे बात की P इज इक्वल टू एम वी, तो अगर मैस m1 है तो इस बॉल का होगा m1 v1, और दो बॉल हैं, ठीक है, प्लस m2 v2। इसी तरह से अगर हम जब ये टकराते हैं, टकराने के बाद जाहिर है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये अगर v1 से v-1 हो जाती है v1 डैश, और ये अगर v2 से v2 डैश हो जाती है, तो फिर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम, शॉर्टकट में जरा लिख रहा हूं T फॉर टोटल, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा सिस्टम का, वो डेफिनेटली m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलिए ऊपर आ जाते हैं, जरा इसी को ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जी लॉ क्या है, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जी, बिफोर कोलिजन हमने जो मोमेंटम लिखा था वो क्या था, वो हमारे पास है m1v1 प्लस m2v2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, वेलोसिटी चेंज हो गई v1 से v डैश, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ठीक है जी, सिंपली यहां से तो ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेगा कि जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही मोमेंटम जो है बॉडी का, उस सिस्टम का जो आइसोलेटेड सिस्टम की हमने बात की, उतना ही मोमेंटम उसमें प्रोड्यूस होगा, टोटल मोमेंटम जितना बिफोर कोलिजन था उतना ही आफ्टर कोलिजन प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा होता है, ये सारी बात साबित होती है, तो फिर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर वैलिड होता है। अगर उसी के दरमियान हमने बोला था आइसोलेटेड, अगर वो आइसोलेटेड नहीं रहता, वही जो दोनों बॉल मूव कर रहे थे, बीच में कोई और भी बॉल आके टक्कर मार जाता है या कुछ और हो जाता है या टेम्परेचर चेंज हो जाता है या एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, बहुत सी चीजें उसमें चेंज हो सकती हैं। मतलब पहले जब वो मतलब मूव कर रहे थे उस वक्त बारिश नहीं थी, बारिश हो गई, हमने बात की कि वो सिस्टम छेड़ना नहीं चाहिए, आइसोलेट रहना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, तो फिर जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक और एग्जांपल से भी थोड़ा सा इसको हम साबित कर देते हैं कि अगर हमारे पास अब की बार एक बॉडी जो है वो हमारे पास जिसका मैस m1 है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन एक दूसरा मैस m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, लेकिन ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा। स्टेशनरी मतलब साकिन है, अपनी जगह पर मौजूद है, मूव नहीं कर रहा। अब क्या होगा, अब भी मोमेंटम तो पैदा होगा, लेकिन अब किस तरह से मोमेंटम इसमें पैदा होगा कि ये जो मैस m1 है ये इसके साथ जाकर कोलाइड करेगा पहले की तरह, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, और हमने कहा कि सेम डायरेक्शन में अगर हम कह रहे हैं मूव कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो इससे कोलाइड होगा, टक्कर खाएगा इसके साथ। तो टक्कर खाने के बाद फिर भी इसमें जो है, चाहे ये पहले स्टेशनरी था, लेकिन इसमें अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी अब इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ ना कुछ होगी, यानी ये अब मूव करेगा, मतलब v2 से इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 डैश हो सकती है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो इसका मोमेंटम था, सादा लफ्जों में हम ये बात कर सकते हैं कि इसका मोमेंटम पहले था इस वाले मैच जिसका m1 और वेलोसिटी v1 थी, ये जब इसके साथ टकराया, शुरू में इसका मोमेंटम क्या था, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था, इस वक्त इसका मोमेंटम अभी क्या था, जीरो था इसका मोमेंटम, क्योंकि m2 मैच तो कुछ ना कुछ था यहाँ पर। अगर आप मैच m2 लिख भी देते हैं तो v2 इसका जीरो था, तो v2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम इसका जीरो था, लेकिन ये बिफोर कोलिजन था इसका मोमेंटम। अब जब ये इसके बाद जब इससे ये टकराता है, तो उसके बाद इसमें इसकी वेलोसिटी तो थी कुछ ना कुछ, जाहिर है टक्कर खाने के बाद वो कुछ कम हो जाएगी या ये भी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा ये वाला, लेकिन इसकी जगह ये मूव करना शुरू कर देगा, उसमें वेलोसिटी पैदा होगी। यानी इसका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, वो आफ्टर कोलिजन जो है इसमें मूव होगा, उसमें कुछ ना कुछ जाएगा, और इस तरह से जो मोमेंटम, इसका मोमेंटम जो पहले था वो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन नहीं रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका कुछ मोमेंटम था, इसका मोमेंटम जीरो था, वो सारा मोमेंटम जितना भी होगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो हमें मोमेंटम हासिल होगा इसका कम हो जाएगा, या इसका था ही नहीं, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम ये गेन कर लेगा। जब उन दोनों का भी टोटल निकालेंगे तो यहां पर भी बात वही होगी कि भाई बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमारा बेटा टॉपिक है, मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ। ठीक है, शेयर हो जाएगा आपके साथ रीडिंग भी, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा बातें नहीं है। देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने पेज नंबर 72 पर आ जाएं, वहां पर डेफिनेशन मैंने जो आपको समझाई थी वहां पर निशान भी लगा सकते हैं आप। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिस्टम, ये सिस्टम की डेफिनेशन है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन होगी, इसको निशान लगा लें। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। कंसीडर सिस्टम ऑफ टू बॉल of masses m1 and m2 supposed that the balls are moving with velocities v1 v2 along a straight line in a same direction, जो हमने शुरू में बात की, ठीक है, जिसमें v1 and v2 velocities हैं along a straight line in the same direction. If v1 is greater than v2, v1 अगर ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, the balls will collide
ठीक है, वो टकराएगा m2 के साथ। इफ देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 डैश एंड v2 डैश, उनकी वेलोसिटीज बन जाएंगी द रिस्पेक्टिव ऑफ कोलिजन। देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, वो आपको हमने बात कर ली है, v1 प्लस m2 v2, और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम हमें क्या कहता है फिर यहां से कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, the final total momentum of the system is equal to the initial total momentum of the system। ये पेज नंबर 73 पर इसकी डेफिनेशन है, ये निशान लगा। दिस मीन दैट the total momentum of the system before collision is equal to total momentum of the system after collision भी आप लिख सकते हैं एक ही बार। तो यानी m1 v1 प्लस m2 v2 फिर किसके इक्वल हुआ, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश की। तो इसी की एग्जांपल एक और नीचे दी गई, let us consider the collision of two identical balls in which the second ball is at rest। यानी दोनों आइडेंटिकल है, पहली बात तो ये कि दोनों सेम साइज के हैं, सेम वेट है उनका, तो उनमें से एक बॉल मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी है। हुआ क्या कि आपने व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, एक बॉल मूव कर रहा था तो वो सेकंड बॉल से क्या हुआ, कोलाइड हुआ। तो इससे फिर व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। ये स्टेशनरी था, इसका मोमेंटम इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, the ball at rest gains momentum and starts moving whereas the striking ball slows down। ये वाला जो था मूव तेजी से कर रहा था, टकराने के बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा। if the balls are identical it will observe that there is a total transfer of momentum, the striking ball comes to rest and the other ball starts moving with the same speed। यानी कुछ देर के बाद इससे टकराने के बाद ये स्लो डाउन होकर रुक जाएगा, लेकिन दूसरा जो है जिस वेलोसिटी से ये बॉल आया उसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो इट मींस दैट सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम, ठीक है, इसने मोमेंटम गेन किया है, ठीक है, इक्वल्स टू द दैट लॉस्ट बाय द फर्स्ट वन, जितना फर्स्ट वन ने लॉस किया उतना इसने गेन कर लिया। if the first ball stops after collision the second ball moves with the momentum of the first ball। this suggests that the total momentum of the two balls after collision remains the same as total momentum before collision। अगली बात वही है कि by the law of conservation of momentum जितना इसका टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन इनका, उतना ही आफ्टर कोलिजन भी होगा, दोनों का टोटल मोमेंटम। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमने मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात की, बड़ी बड़ी चीजों की, माइक्रो कहते हैं छोटी छोटी चीजें जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये उन पर भी वैलिड होता है। ये था भाई हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3.5 देखते हैं क्या हमें गिवन है, हमने क्या करना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3.5 उसमें हमें ये दिया गया है कि बुलेट ऑफ मैस m1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मैस m2। यानी हमें बुलेट का मैस दिया गया है, यानी मैस ऑफ बुलेट है, मैस ऑफ बुलेट यानी m1 है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फायर्ड बाय अ गन ऑफ मैस 2, यानी मैस ऑफ गन भी हमें गिवन है यहाँ पर, वो क्या है m2, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, आपने वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ गन। इसको फिर अब v2 से डिनोट करेंगे क्योंकि हमने m1 जो है बोला है बुलेट को, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1, ठीक है, जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो जो बुलेट की वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, वो v1 है, ठीक है, ये हमें दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि आपने v2 जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताएं कि जब इस सारे सिस्टम को अगर हम गौर करें कि जब तक हमने गन को फायर नहीं किया, बुलेट फायर नहीं की, उस वक्त तक हमारा मोमेंटम क्या होगा, उस वक्त तक हमारा यकीनन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी बुलेट बुलेट मूव नहीं हुई, मतलब अभी गन बुलेट वगैरह सब साकिन है, कोई चीज मूवमेंट नहीं है। ये इसमें जो मोमेंटम पैदा होगा वो जैसे ही गन फायर होगी, बुलेट मूव करेगी, फिर मोमेंटम क्रिएट होगा। यानी यहां हम फिर लिख सकते हैं इन सारी चीजों के लिए कि भाई वही बात बाय द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का प्रिंसिपल है उसमें क्या है भाई, टोटल मोमेंटम बिफोर
फायरिंग, यानी फायरिंग से पहले वाला मोमेंटम किसके इक्वल होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी जो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग, वो हमने जैसे बात की कि अभी गन फायर नहीं हुई, ठीक है, उस वक्त अभी कोई वेलोसिटी नहीं है उनकी, तो m1 v1 क्योंकि वेलोसिटी जीरो होंगी, तो हमारा जो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग वो जीरो है। लेकिन आफ्टर फायरिंग क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये हमारा होगा आफ्टर फायरिंग। तो यहां से हमने चूंकि v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको इधर ले आए, ये जो वैल्यू है माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये जो जीरो है, जीरो नथिंग कुछ भी नहीं होता, यानी माइनस m1 v1 रह जाएगा। यहाँ पर हमने चूंकि v2 फाइंड आउट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू v2। ये भाई हमारे पास जो है वो v2 की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और नेगेटिव साइन इसमें क्या बात शो कर रहा है? नेगेटिव साइन हमें बताता है क्योंकि गन की जो वेलोसिटी है उसमें जर्क हमारे इधर शोल्डर में पैदा होगा और वो बैक साइड पे मूव करेगी। फायर जब किया, गोली आगे की तरफ गई है, उसकी वेलोसिटी v1 आगे की तरफ है, लेकिन गन आगे की तरफ मूव नहीं कर रही, वो उसकी बैक साइड पे जा रही है, डायरेक्शन चेंज है वेलोसिटी की, तो इसलिए v2 की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3.5। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3.6 की। एग्जांपल नंबर 3.6 में क्या है जी? सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल आपकी बेसिकली एक प्रूफ के तौर पर थी, उसमें कोई वैल्यूज नहीं दी गई थी, वैल्यूज उन्होंने बोला था v1 v2 इसी में उसको करें, तो प्रूफ की शक्ल में थी। अब जो है इसमें वैल्यूज दी गई हैं। अ बॉल ऑफ मैस 3 किलोग्राम, यानी एक बॉल है जिसका मैस है 3 किलोग्राम, ठीक है जी। तो मैस आप लिखें जी, मैस ऑफ फर्स्ट बॉल m1, और वो कितना दिया गया है हमारे पास? 3 किलोग्राम। उसके बाद क्या है जी? विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी भी दी गई, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल v1 वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मैस m2, ठीक है जी। एक दूसरा बॉल है मैस ऑफ सेकंड बॉल, मैस ऑफ सेकंड बॉल यानी m2, वो कितना है जी? 2 किलोग्राम। अच्छा, एंड देन बोथ, यानी जब उन्होंने ये बता दिया कि बॉल सेकंड वाला स्टेशनरी है, एक बॉल तो मूव कर रहा है, चलिए मैं यहां बना के दिखा देता हूं, ये बॉल तो मूव कर रहा है m1, दूसरा बॉल m2 जैसे पीछे हम करके, ये स्टेशनरी है, ये यहां पर साकिन है, तो जाहिर है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल यानी v2 वो हमारे पास क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, जब बॉल एक मूव करके दूसरे बॉल से टकराता है, बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं थी, उसने उसकी उनकी जो मोमेंटम है उस पर असरअंदाज नहीं हुआ, मतलब उसको उसने कम ज्यादा नहीं किया, तो फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ द बॉल विल मूव आफ्टर कोलिजन। आपने वेलोसिटी निकाली है, एक स्टेशनरी था, दूसरा उससे टकराया तो वेलोसिटी पैदा हुई, तो वो जो वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो बोथ द बॉल्स की वेलोसिटी दे रहे हैं कि भाई कंबाइंड वेलोसिटी आपने बतानी है, वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स, उसको v से डिनोट किया गया है और वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें जरा, समझ लें कि हमारा काम क्या है कि जब बॉल्स अभी ये वाला मूव कर रहा था, पहले ये वाला स्टेशनरी था, तो ठीक है, यानी बॉल जब तक ये मूव करते हुए, इनकी पहले इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, ये इसकी इसकी चले जीरो थी, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन कुछ ना कुछ बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा और कुछ आफ्टर कोलिजन होगा। हम लॉ ऑफ मोमेंटम यहां पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसके बाद जो वेलोसिटी v है बोथ बॉल्स की, जो कंबाइन हो जाती है टकराने के बाद, मतलब ये टकराया इसके साथ, तो जो वेलोसिटी भी पैदा हुई कंबाइनली, वो हमने बतानी है क्या है। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, या बाय अप्लाइंग लिख दें सीधा सीधा, बाय अप्लाइंग
द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम जी, मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई करें आप लोग। उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई टोटल मोमेंटम पहले लिखेंगे बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये भाई हमारे पास होगा फॉर्मूला, ठीक है जी। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन जाहिर सी बात है कि m1v1 प्लस m2v2 ये होगा। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? वो होगा m1 वेलोसिटी, चूंकि दोनों की सेम हो गई तो m1v प्लस m2v हम लिखेंगे। यहां से हम लोग मजीद क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग v कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए एक स्टेप कर लें, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और ये जो v है ये कॉमन हो गया। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? v की। इसको मजीद मॉडिफाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, v सिर्फ उधर रह जाएगा। m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। अब इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, m1 की कितनी वैल्यू है? 3 किलोग्राम, पुट कर दें 3 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, प्लस m2 की कितनी वैल्यू है? वो है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v2 की कितनी वैल्यू है? 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नीचे आ जाएं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3 किलोग्राम प्लस m2 कितना है? 2 किलोग्राम इज इक्वल टू v। ठीक हो गया। अब इसको आप मजीद जरा सॉल्व कर लें, ये तो 0 हो जाएगा। यहां से 3 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 15 किलोग्राम, और उसके साथ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड यूनिट। नीचे इसके देखें, 3 और 2 दोनों प्लस होके क्या हो गया? 5 किलोग्राम। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है? v के। ये 5 किलोग्राम भी किलोग्राम से कट गया, और 5 3 15 3। जस्ट हमारे पास आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। यानी v की वैल्यू यहाँ नीचे शायद आपको नजर ना आए, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहां से? v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी होगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही। ये वही टॉपिक था, इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। तो यकीनन ये आर्टिकल जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो ये आर्टिकल मैं आपको बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत दफा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको बेटे अच्छे से तैयार करना है, साथ इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दी है। तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस ये वो और भी बहुत कुछ पूछा जाएगा आगे आपके चैप्टर में। तो अगर अभी से आप इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए ईजी होंगे। तो यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।